प्यारे बच्चों, सबसे पहले मेरा सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ कि मैं सभी बच्चे घर पे स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मुकेश कुमार, वोकेशनल लेक्चरर, गवर्नमेंट मॉडल स्कूल तोशाम। बच्चों, आज से हम बैंकिंग एंड फाइनेंस सब्जेक्ट है, इसमें हम पहली लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको पीपीटी तो बहुत सारी शेयर कर दी है, लेकिन लाइव क्लास है वो पहली है। तो हम रूटीन वाइज डे बाई डे 1 या 2 सेशन डेली करते रहेंगे। मैं आशा करता हूँ कि बच्चों सभी ने मैंने जो सॉफ्ट कॉपी बैंकिंग एंड फाइनेंस की सेंड की आपको डाउनलोड कर ली होगी और अपने नियर बाई जो स्टूडेंट है उनसे बुक भी ले ली होगी। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस लेवल 2 क्लास 10 अपना पहला सेशन है जो हम करेंगे। बैंकिंग प्रचलन, बैंकिंग ऑपरेशन। देखो बच्चों, अपना जो ये सेक्शन है इसमें मैक्सिमम बच्चे मेरे को हिंदी मीडियम के नज़र आ रहे हैं, तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम को कंटिन्यू करता रहूँगा। तो फर्स्ट सेशन है अपना बैंकिंग ऑपरेशन, बैंकिंग प्रचलन। सबसे पहले बच्चों अपने को जानना है इंट्रोडक्शन। बैंक होता क्या है? बैंक के रूप में ज्ञात व्यवसायिक इकाई को कई मायनों में परिभाषित किया गया है। देखो बच्चों, बैंक होता क्या है? बैंक एक स्वायत्त संस्था है जो लोगों का धन को स्वीकार करती है और जरूरत के अनुसार लोगों को अपना पैसा सुरक्षित रखने, सेफ रखने के लिए एक्सेप्ट करती है। पहले हम बुक में से पढ़ लेते हैं, फिर मैं अपने अनुसार आपको बता दूंगा। बुक सभी बच्चे अपने ग्रुप में से डाउनलोड कर लेंगे और पॉसिबल हो तो इसकी हार्ड कॉपी भी निकलवा लेंगे। बैंक के रूप में व्यवसायिक इकाइयों कई मायनों में परिभाषित किया गया। कुछ परिभाषाएं इस प्रकार से है: धन के रखरखाव, उधार और आदान प्रदान आदि के एक संस्थान के अनुसार चैम्बर 20वीं शताब्दी के शब्दकोश में से एक बैंक को परिभाषित किया गया है। बैंकिंग नियमन अधिनियम के तहत बैंकिंग का अर्थ है जनता की जमा धनराशि को उधार देने या निवेश करने के प्रयोजन से स्वीकार करना, जो मांग अथवा अन्य किसी रूप में पुनः भुगतान योग्य होती है, और इसे चेक, ड्राफ्ट, अन्य तरीके से निकाला जा सकता है। कहने का भाव है बच्चों, बैंक क्या है? बैंक एक स्वायत्त संस्था है। इसमें कॉमर्शियल बैंक आते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं वाणिज्य बैंक, और पीएसयू बैंक आते हैं जिसको हम नेशनलाइज बैंक बोल सकते हैं, गवर्नमेंट बैंक बोल सकते हैं। ये क्या होती है बच्चों? बैंक में जो लोगों के पास एडवांस राशि होती है उसको बैंक क्या करता है? एक्सेप्ट कर लेता है, और जिसको रिक्वायरमेंट होती है, जिसको डिमांड होती है, जिसको जरूरत होती है, उसको बैंक क्या करता है? पैसे लैंडिंग कर देता है, पैसे दे देता है, या जिसको जरूरत होती है लोग पैसे को विड्रॉल कर लेते हैं। विड्रॉल कैसे कर सकते हैं? क्या क्या माध्यम है विड्रॉल करने के लिए? इसे चेक, ड्राफ्ट या अन्य तरीके से भी निकाला जा सकता है। इसमें हम आगे पढ़ेंगे भारत में बैंक कि भारत में बैंकों का प्रचलन कब से स्टार्ट हुआ, कब से पहला बैंक भारत का बना, और इससे पहले भारत में पहले कौन कौन से बैंक थे। भारत का पहला बैंक 1786 में जनरल बैंक ऑफ इंडिया स्थापित हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्वतंत्र इकाइयों के रूप में बैंक ऑफ बंगाल 1809 में, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में और बैंक ऑफ मद्रास 1843 की स्थापना की गई। उन्हें प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता था। और इंडिया का जो पहला 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ। राष्ट्रीयकरण का मतलब है बच्चों, जो इंडिया की गवर्नमेंट थी ना, जो भारत 1947 में आजाद हुआ, उसके बाद इंडिया ने बैंक का नेशनलाइजेशन कर दिया। मतलब उसको एक तरह से सरकारी बैंक बोल सकते हैं कि 1955 में इंपीरियल बैंक को अपने अंडर ले लिया। कहने का भाव है इसका शेयर 50+ गवर्नमेंट के पास आ गया। ऐसे ऐसे लोगों के विश्वास को बनाए रखने के लिए वैसे उस 1959 में राजशाही राज्यों के स्वामित्व वाले 7 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और कर दिया गया। कहने का भाव है 1955 में
इंपीरियल बैंक को नेशनलाइज किया गया। उसके बाद 1959 में 7 बैंकों का और नेशनलाइजेशन कर दिया गया। वे भारतीय स्टेट बैंकों के सहायक बैंक बन गए, मतलब जो स्टेट बैंक था उसके ग्रुप बैंकों के अंदर आ गए। उस टाइम क्या था, ये इन 7 बैंकों के अलावा लोगों का विश्वास नहीं था कि बैंकों में पैसा सेफ है या नहीं, बैंकों में डिपॉजिट करवाएं या नहीं। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, क्योंकि किसी भी उद्योग या किसी भी दैनिक कार्य को अच्छे से चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, वित्त, फाइनेंस। यदि गवर्नमेंट के पास फाइनेंस नहीं होगा तो ज्यादा प्रोसेस नहीं कर पाएगा, इंप्रूवमेंट नहीं हो पाएगी। तो लोगों के विश्वास को बनाए रखने के लिए 1969 में 14 अन्य वाणिज्य बैंक, वाणिज्य मतलब प्राइवेट या कॉमर्शियल बैंकों को क्या कर दिया गया, नेशनलाइज कर दिया गया, राष्ट्रीयकृत किया गया। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के दूसरे चरण में 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। यानी 1980 के आते आते 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका था। इस कार्य पुस्तिका की विभिन्न इकाइयों के माध्यम से जानने के बाद छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे बैंकों की प्रकृति और अन्य के संचालन के बारे में काफी व्यापक समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब है बच्चों, अभी तक आप समझ गए होंगे कि बैंक क्या होता है, कब से भारत में बैंकों का प्रचलन हुआ और कौन कौन से बैंक आए, और भारत आजाद इंडिया का सबसे पहला बैंक कौन सा था, और किस किस टाइम बैंकों का नेशनलाइज हुआ। ठीक है ना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, एग्जाम में आने, एग्जाम व्यू पॉइंट है ये। अब समझते हैं कि बैंकों का समझ में आ गया, बैंक क्या होते हैं, बैंक कब से खुले, इंडिया में कौन कौन से बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। अब समझते हैं कि बैंक सर्विस कौन कौन सी देता है, मतलब बैंकों के वेरियस बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, विभिन्न बैंकिंग उत्पाद एवं सेवाएं। मतलब अपने को समझ में आ गया कि बैंक क्या है, कब खुला, लेकिन अपने को यह समझना है कि बैंक कौन कौन सी सेवाएं देते हैं लोगों को। तो अब पहले बुक में से पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं। वित्त, व्यापार, वाणिज्य और उद्योगों की जीवन रेखा है। बैंकिंग क्षेत्र में आधुनिक व्यापार के आधार के रूप में कार्य करता है। किसी भी देश का आर्थिक विकास मुख्य रूप से बैंकिंग प्रणाली पर निर्भर करता है। देखो बच्चों, किसी भी व्यापार का, किसी भी इंडस्ट्री का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोग्रेस किस पे डिपेंड करती है, वित्त पे, फाइनेंस पे। फाइनेंस किस पे डिपेंड करता है, किसी कंट्री का फाइनेंस बैंकों पे ही आधारित होता है। बैंक एक वित्तीय संस्थान है जो जमा और अग्रिम और अन्य संबंधित सेवाओं से संबंधित है। क्योंकि जिन लोगों के पास एडवांस धन है, एडवांस वित्त है, वो क्या करेंगे, बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा, और बैंक में डिपॉजिट हो गया तो गवर्नमेंट क्या कर लेगी, उस पैसे को कहीं ना कहीं यूज करती रहेगी, उस देश की जीडीपी बढ़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा आ जाएगा, वो कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्टमेंट करेगी। ये उन लोगों से धन प्राप्त करता है जो जमा करने के रूप में बचत करना चाहते हैं। जिन लोगों को इसकी जरूरत होती है उन्हें ये पैसा उधार दे देती है। बैंक क्या करता है, बैंक को प्रॉफिट क्या होता है बच्चों, नॉर्मली बैंक के 2 ही मेनली काम होते हैं, डिपॉजिट स्वीकार करना और लेंडिंग करना। डिपॉजिट मतलब जिन लोगों के पास एडवांस में धन है घर पे, उनसे क्या ले लेती है, पैसा ले लेती है, और जिन लोगों को जरूरत होती है उनको क्या कर देती है, पैसा दे देती है। लेकिन बैंक का प्रॉफिट क्या होता है, बैंक के कर्मचारी उनको सैलरी कहां से मिलती है। देखो बच्चों, जब बैंक डिपॉजिट करते हैं ना, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो लोगों को लेंडिंग करता है या उधार देता है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट में कुछ क्या कर लेता है, डिफरेंस रख लेता है। जो बीच का जो डिफरेंस होता है डिपॉजिट करने और लेंडिंग करने का, वो बैंक का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर बैंक उधारकर्ताओं को पैसे उधार देकर ब्याज कमाता है। यह हमारी अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए सुचारू मुद्रा प्रवाह को सुनिश्चित करेगा। 90 के दशक में शुरुआत के दौरान आर्थिक सुधारों के साथ बैंकिंग क्षेत्र निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया। 90 के दशक में क्या हुआ बच्चों, उस टाइम कॉमर्शियल बैंक कम थे, बैंक वाणिज्य बैंक या कॉमर्शियल बैंकों के पास लाइसेंस नहीं थे। तो 90 के दशक में भारत की अर्थव्यवस्था को, जीडीपी को सुधार करने के लिए, कॉमर्शियल बैंकों को खोलने के लिए आरबीआई ने क्या, लाइसेंस देने शुरुआत कर दी। इस पूरे क्षेत्र को क्रमिक रूप से नियमन से हटा दिया गया। भारतीय व्यवस्था के उदारीकरण से जहां एक युवा आबादी निवासी करती थी, वहां आय क्रमिक रूप से बढ़ी। 1989 में क्या हुआ बच्चों, क्या कर दिया गया, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण,
ये 3 नीतियां अपनाई गई। इनमें क्या हुआ बच्चों, भारत की अर्थव्यवस्था थी उस टाइम गिर चुकी थी। उदारीकरण में क्या था, उदारीकरण में क्या था कि कुछ उद्योग धंधों को छोड़कर लाइसेंस में छूट दी गई। वैश्वीकरण में क्या था, वैश्वीकरण में था पूरे वर्ल्ड के साथ रिलेशन में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत सारी ड्यूटियां लगती थी, उस इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटियों को हटा दिया गया कि लोगों के साथ, पूरे वर्ल्ड के साथ हमारे रिलेशन बने। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से जहां एक युवा आबादी निवास करती है वहीं आय क्रमिक रूप से बढ़ी। इसी कारण भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ी, जीडीपी इंप्रूवमेंट हुई। इसके साथ खरीदने की शक्ति, बेहतर शक्ति, जीवन शैली के लिए उम्मीदें और उच्च गुणवत्ता के उत्पादों और सेवाओं की रिश्तें बढ़ी। ठीक है बच्चों, हम आगे पढ़ते हैं। अब अपना जो शुरुआत होती है ना फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट सेशन है, एक सेशन हम 2 दिन में करेंगे। तो पहला सेशन है अपना बैंकिंग प्रोडक्ट, मतलब बैंकिंग में कौन कौन से प्रोडक्ट है, कौन कौन से उत्पाद है। मतलब अपन बैंक में जाते हैं तो उत्पाद का मतलब जो सर्विस दी जाती है बैंक द्वारा वो कितने टाइप की है, उनको बोलते हैं बैंकिंग प्रोडक्ट। और जो बैंक में जो अपन जाते हैं ना खाता खुलवाते हैं, वो अपन क्या होते हैं, बैंक के लिए कस्टमर। ठीक है ना। तो बैंक कितने प्रकार, सबसे पहले अपन समझते हैं कि प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट में डिपॉजिट के कौन कौन से प्रोडक्ट है। ठीक है ना। तो डिपॉजिट के देखते हैं बैंक में कौन कौन से। सबसे पहले समझ लेते हैं कि बैंक के पास कौन कौन से कस्टमर होते हैं। बैंक के पास मेनली 2 टाइप के कस्टमर होते हैं, एक तो रिटेल बैंकिंग और एक कॉर्पोरेट या होलसेल बैंकिंग। देखो बच्चों, नॉर्मली समझ लेते हैं कि रिटेल कौन सा होता है। रिटेल जिसको हिंदी में बोलते हैं फुटकर। फुटकर मतलब जैसे गांव में शॉप होती है छोटी छोटी, वहां जाते हैं। वो क्या है, उनमें ज्यादा बड़ा लेन देन नहीं होता, उसमें क्या है उनके छोटे छोटे ग्राहक होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, रिटेल विक्रेता। और जो खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिटेल क्रेता। उसी तरह रिटेल या फुटकर बैंकिंग भी होती है। जब इंडिविजुअल कस्टमर पर्सनल जरूरतों के लिए बैंक के पास जाता है तो वो क्या होता है, रिटेल बैंकिंग। बुक में पढ़ लेते हैं। रिटेल बैंकिंग को अलग अलग ग्राहकों के साथ बैंकिंग व्यापार करने के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जबकि रिटेल बैंकिंग बहुत अधिक व्यापक प्रकार की है। इसका अर्थ अलग अलग ग्राहकों के साथ वाणिज्य बैंकों का लेन देन जो देता और परिसंपत्ति। ये बच्चों अपने हिसाब से जैसे मैंने बताया ना उस तरह आप लिख सकते हो। आमतौर पर रिटेल बैंकिंग के लिए शाखा कार्यालयों की स्थापना हेतु उल्लेखनीय निवेश की जरूरत होती है। उन्हें एटीएम, ई गैलरी आदि अन्य ग्राहकों की सेवा संपर्क विधियों के संपर्क की जरूरत होती है। आजकल क्या है, बैंक ने रिटेल ग्राहकों के लिए बैंक में पर्सनली फिजिकली जाने की जरूरत नहीं होती, बहुत सारी सेवाएं दे रखी है। जैसे एटीएम रिटेल ग्राहक होता है, इंडिविजुअल पर्सन होता है, पर्सनल जरूरतों के लिए बैंक में जाने की जरूरत, एटीएम से विड्रॉल कर सकता है। बहुत सारी यूपीआई ऐप दे रखी है, ऑनलाइन बैंकिंग दे रखी है, इनसे क्या है पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है। अब है कॉर्पोरेट बैंकिंग या होलसेल। सुना होगा बच्चों आज की के होलसेलर, होलसेलर सुनते हैं ना, क्या मतलब जो रिटेलर होते हैं ना वो होलसेलर से खरीदते हैं, वो सीधे कस्टमर नहीं होते। या फिर कोई संस्था होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, इंडस्ट्री होती है, वो क्या होते हैं बैंक के लिए कॉर्पोरेट कस्टमर या कॉर्पोरेट बैंकिंग करता है। ठीक है ना। बैंक में 2 प्रकार के अकाउंट खोले जाते हैं, पर्सनल अकाउंट, सेविंग अकाउंट, कॉर्पोरेट अकाउंट जिसको बोलते हैं करंट अकाउंट। मतलब पर्सनल अकाउंट होता है वो क्या होता है, किसी इंडिविजुअल पर्सनल जरूरतों को पूरा करने के लिए। करंट अकाउंट वो कहता है बिजनेस धंधे के लिए, तो वो क्या होता है कॉर्पोरेट का माना जाता है, संस्था का माना जाता है। उसी प्रकार कॉर्पोरेट बैंकिंग। थोक बैंकिंग अर्थ है औद्योगिक तथा व्यापार इकाइयों के साथ। कॉर्पोरेट बैंकिंग कौन सा है, किसी उद्योगों के साथ या कोई व्यापारी के साथ बैंकिंग का व्यापार अधिकांश बड़े कॉर्पोरेट घरानों, व्यापार घरानों सहित बहुराष्ट्रीय कंपनियों, जो कंपनियों के स्कूलों के खाते खोले जाते हैं वो कॉर्पोरेट अकाउंट होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां आदि के साथ कार्य करना। भारत में बैंक पारंपरिक तौर पर इस प्रकार व्यापार करते हैं। व्यापार के इस खंड को कॉर्पोरेट बैंकिंग, वाणिज्य बैंकिंग भी कहते हैं। इस खंड में प्रस्तावित उत्पाद, कार्यशील पूंजी, ऋण, सावधिक ऋण, रियायती बिल आदि जो निधि आधारित सेवाएं और बैंक गारंटी ऋण आदि पत्र के रूप में गैर निधि आधारित सेवाएं के तहत होते हैं। कहने का मतलब है जी कॉर्पोरेट होती है ना, कॉर्पोरेट संस्थाएं होती है, इंडस्ट्री होती है, तो बैंक भी उनको कॉर्पोरेट सर्विस देता है, उनको बहुत सारी सर्विस देता है। क्योंकि संस्थाओं को भी क्या है लोन लेने की जरूरत पड़ती है, लेटर ऑफ क्रेडिट आपके आ गएगा उसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है ना। उनको भी अपने जो एम्प्लॉय होते हैं उनको सैलरी देने की जरूरत पड़ती है। तो क्या है बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन होती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं होलसेल या कॉर्पोरेट बैंकिंग। ठीक है।
सेवाएं जो एक बैंक अपने रिटेल ग्राहकों को प्रस्तुत करता है। रिटेल मतलब छोटे ग्राहक, इंडिविजुअल ग्राहक, ठीक है। छोटे ग्राहकों को कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है? हमने दो प्रकार के कस्टमर पढ़े हैं बैंक के। पहला कस्टमर पढ़ा है बच्चों हमने कौन सा? रिटेल, फुटकर कस्टमर। दूसरा पढ़ा है कॉर्पोरेट कस्टमर, ठीक है ना, होलसेल कस्टमर। तो पहले हम पढ़ेंगे जो रिटेल कस्टमर होते हैं ना, फुटकर कस्टमर ग्राहक, उनको कौन कौन सी सेवाएं, डिपॉजिट की कौन कौन सी सेवाएं प्रदान करता है। तो पहला होता है डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, मांग जमा बोल सकते हैं हिंदी में। डिमांड डिपॉजिट कौन सी होती है? ये इसमें दो प्रकार के अकाउंट खोले जाते हैं बच्चों। सबसे पहले चालू खाता, जिसको बोल सकते हैं करंट अकाउंट, और सेकंड विशेष प्रकार के चालू खाते, ठीक है। ये स्पेशलिस्ट होते हैं, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। आगे है बचत खाता। बचत खाते कौन से होते हैं? सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में दो प्रकार का होता है, एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट, एक नो फ्रिल अकाउंट, और इसमें भी एक स्पेशल कैटेगरी का वेरिएंट आता है, वो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है बच्चों। हम सबसे पहले हम कर लेते हैं कि बचत खाता क्या होता है। ये ग्राहकों और बैंकर के बीच सहमति पर परिपक्वता दिनांक के रूप में प्रतिदेय होते हैं। और उदाहरण के लिए सबसे पहले हम जो बचत खाता है उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। बचत खाता कौन सा होता है? मांग जमा राशियां। सबसे पहले है वर्तमान खाता, करंट अकाउंट। चालू खाता एक लगातार